ओम सभी को जय श्री राम। महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन कक्षा में हम सब शामिल। आज हमारे बीच डॉक्टर चंद्रमोहन भट्ट जी शामिल हुए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत। पहले भी हमारी कक्षा में आए हैं, बहुत से लोग जानते हैं उनको। वो भगत हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं जो जनकपुरी में है। एक भगत चंद्रा हॉस्पिटल है जो पालम के महावीर इंक्लेव में आता है, जो पालम का फ्लाईओवर है उसके बिल्कुल साथ में। बहुत अच्छी सेवाएं हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। समय समय पर उस हॉस्पिटल से डॉक्टर हमारे मार्गदर्शन के लिए संडे की क्लासेस में आते रहे हैं। अलग अलग विषय पे उन्होंने अपना वक्तव्य भी दिया है और कई बार हमें जाने का और मिलने का मौका मिला। तो बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं वहां पर। तो किसी को भी अगर जाने का, वैसे तो ना करे कि भगवान के हॉस्पिटल में जाना पड़े, फिर भी अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो अच्छा हॉस्पिटल है, सजेस्ट करूंगी। जो इस एरिया में रहने वाले हैं इस हॉस्पिटल में अपनी वहाँ की सेवाएं ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सर आपका। और अनिल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके विषय में हम साधकों को थोड़ा सा बताएं। वैसे तो आपका परिचय बहुत लंबा है, पूरा आधे घंटे में भी पूरा नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट में अनिल जी थोड़ा सा बताएंगे। जी स्वागत। जी डॉक्टर चंद्रा का बहुत बहुत स्वागत है। आज तो नए साल में नई वेशभूषा में हम उनको देख रहे हैं, हिमाचली टोपी पहनकर उनके दर्शन कर रहे हैं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वो जानकारी देने वाले हैं, जिसकी हमारे समूह में बहुत आवश्यकता रहती है कि हमारी की बड़ी आयु में जो लगने वाली चोटें हैं उनकी कैसे रोकथाम की जा सकती है। मुझे ध्यान है कि बुजुर्गों पर उनका एक कार्यक्रम हुआ था और मैं दीप जी से चर्चा कर रहा था कि बाद में कुछ ऐसे 2-3 इंसिडेंट हुए, तो मैंने सोचा कि काश इन्होंने भगत साहब का लेक्चर सुना होता तो इनके जीवन में ये परेशानी नहीं होती। तो कोई कोई अपने वॉशरूम में फिसल गए थे और फिर उनको बहुत बड़ी चोट लग गई थी। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने उस समय में दी थी। तो उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो बुजुर्गों को जो चोटें लग सकती हैं, हम में से बहुत सारे लोग उससे कई बार पीड़ित हो जाते हैं। तो उस संबंध में आप हमको मार्गदर्शन करेंगे। आपके परिचय में सबसे बड़ी बात तो है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा बहुमुखी व्यक्तित्व है। तो बहुमुखी व्यक्तित्व है इस कारण से जो प्रारंभिक इनका जो समय था वो आरडीए एम्स, फिर एम्स का मेंबर मैनेजमेंट, फिर आई एग्जीक्यूटिव मेंबर आईएमए, प्रेसिडेंट आईएमए, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डीएमए, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन मतलब डीएमए का सेक्रेटरी एंड चेयरमैन डीएमए, सेक्रेटरी जनरल सीएएचओ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्वालिटी इन हेल्थ, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली एएचपीआई, एन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग स्मॉल एंड लार्ज हॉस्पिटल्स। तो इस तरह की क्योंकि आपको सामाजिक रूप से आप इतने सक्रिय हैं, तो ऐसी प्रमुख संस्थाओं में आपने आपको प्रमुख रूप से पदाधिकारी बनाया गया। और उसके बाद एक अच्छी बात की आपने कि अपने समय का उपयोग करते हुए अपनी जो उस तरह की जो क्वालिफिकेशंस थी और मैनेजमेंट स्किल थी उसको बेटर किया। तो आपने आईआईएम हैदराबाद, आईआईएम बेंगलुरु, आईआईएम इंदौर, आईआईएम कलकत्ता से जो विभिन्न मेडिकल से जुड़े विषय हैं, हेल्थ केयर मैनेजमेंट के, ग्रोथ इन सिस्टम के, लीडरशिप एनहेंसमेंट के, प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन के, उसमें आपने आगे अपनी स्किल और योग्यता हासिल की। आप जूनियर सीनियर रेजिडेंट रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया एम्स के, एनेस्थोलॉजिस्ट रह चुके हैं डायरेक्टर भगत हॉस्पिटल्स के। और भी जैसे सरोज जी ने कहा कि बहुत बड़ा परिचय है और इनकी काफी बहुमुखी, जैसे मैंने कहा, योग्यताएं हैं। इंटरेस्ट में मेडिकल फैटर्निटी इश्यूज, नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल इश्यूज, वायलेंस इन हेल्थ केयर, हाउ टू कंट्रोल कॉस्टिंग इन हेल्थ केयर, क्वालिटी इन हेल्थ केयर, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे जो हेल्थ केयर से जुड़े विषय हैं, आप उसके प्रमुख रूप से हो रहे हैं। इवन आप पैटर्न है जन विकास शक्ति फाउंडेशन के, सपोर्टिंग वॉलीबॉल, कबड्डी एंड हिंदी पोएट्री
तो जो अब शब्द आया हिंदी पोएट्री, तो हमारा परिचय वहां से आया कि एक कविता के कार्यक्रम में मैं गया और वहां से हम लोग मिले। और शायद वो इससे पिछले साल में नव वर्ष था या दीपावली थी, ऐसा कोई समय था जिसमें हम लोगों की मुलाकात हुई। परंतु जैसे आपने लिख रखा है तो उसमें एक चीज जोड़ी जा सकती है कि हमारा जो योगा ग्रुप है उसके भी आप पैटर्न हैं, जो हम आपको मानते हैं औपचारिक रूप से भी। जब लिखने की आवश्यकता हो तो हमको औपचारिक रूप से भी मैं सरोज जी को कहूंगा कि हम ये कहें उनसे। और मैं ये भी चाहता हूं कि जैसे एलोपैथिक मेडिसिन लेने आपके यहाँ हॉस्पिटल्स में लोग आते हैं, एक आध बार चर्चा हुई थी, तो उनको भी योग से जोड़ने के काम में आप अगर वहां पर कुछ इस तरह की सूचना दी जाए कि जो योग से जुड़ना चाहता है वो इस कक्षा से जुड़ सकता है, तो और भी अच्छा रहेगा। तो भगत साहब को हम कई बार परिचय हुआ तो अपने फार्म हाउस में हमको उन्होंने फार्म हाउस दिखाया, तो आज तो लगता है कि किसी कमरे में है, घर में आज है, घर शायद में संभव सर्दी भी काफी है। परंतु उनके एक शौक जिसको शायद लिखा नहीं, कि बागवानी का भी और प्लांटेशन का और हॉर्टिकल्चर का भी आपको बहुत शौक है, जो हमने कई बार देखा। तो डॉक्टर साहब का परिचय विस्तृत है पर और विषय महत्वपूर्ण है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी बात रखें डॉक्टर साहब। धन्यवाद अनिल जी। आपका आवाज ठीक है मेरी? जी जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद। सबका स्वागत है। और ये विषय हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस है। बल्कि मैं जब भी बुजुर्गों की मीटिंग होती है, मैं खुद भी वैसे बुजुर्गों की श्रेणी में आता हूँ, तो जब भी मीटिंग होती है मैं टॉपिक जरूर ये रेज करता हूँ कि प्रिवेंशन को, प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। इसमें रोकथाम जरूरी है। एक तो ये समझ लीजिए कि लगभग 15 से 20% लोग ही 60 क्रॉस करते हैं। और जब आप 60 क्रॉस करते हैं तो उसके बाद हर जो आपका वर्ष होता है वो खतरों से खाली नहीं होता है। तो इसको हमें समझ लेना चाहिए कि आपको प्रिवेंशन तो करनी ही करनी है। चाहे वो बीमारियों की प्रिवेंशन रोकथाम है, चाहे वो गिरने की है, चोटें लगने की है। क्योंकि हर एक जो इंसिडेंस होता है, इस तरह का कोई भी वाकया होता है, वो आपकी सेहत पे असर डालेगा। तो ये फिगर आपने नोट कर ली होगी कि लगभग 20% लोग ही 60 के बाद जी पाते हैं, हमारी आबादी का जो 20% है। तो बहुत सीरियसली हमें इस चीज को लेना चाहिए। अब रहेगी आज के जो टॉपिक पे हम फोकस करते हैं कि इंजरीज होती हैं। अब इंजरीज क्यों होती हैं, अगर हम उनको समझ लेंगे तो रोकथाम भी साथ साथ होती रहेगी। तो डिस्कशन में उसी से करूंगा कि पहले तो होती, जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं। और रिफ्लेक्सेस कम होने का कारण एक तो होता है कि एज है, नर्वस सिस्टम हमारा ढीला होता है। दूसरा होता है कि हम उन चीजों को यूज करना बंद कर देते हैं। जब यूज करना बंद कर देते हैं तो वो ढीले हो जाते हैं। तो आप लोग अगर जो एक्टिव रहते हैं लाइफ में, उनके रिफ्लेक्सेस मेंटेन रहेंगे। और जो डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं, रिफ्लेक्सेस कम होते जाते हैं। और ये रिफ्लेक्सेस जो है एक बहुत बड़ा कारण है कि आप फिसलने लगे हैं, आप साथ की चीज को नहीं पकड़ पाते या कुछ है। दूसरा एक कारण होता है कि एज के साथ कैटरेक्ट का होना। अब कैटरेक्ट प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस में आता है, यानी जिसकी रोकथाम की जा सकती है। तो जिसको भी कैटरेक्ट की समस्या है वो ऑपरेट करवा ले। अच्छा तरीका है उसको दूर करने का। और जिनको डाउट है कि उनको दिखता नहीं है, वो भी डॉक्टर्स को जाके दिखाएं। कैटरेक्ट के अलावा और भी कई कारण होते हैं। आंखों में काला मोतिया भी होता है। और एक होता है मैकुलर डीजनरेशन। ये वेस्कुलर डिजीज होती है जिसमें रेटिना का कुछ पोर्शन जो है, आई का जो पर्दा है, उसमें दिखना कम हो जाता है। तो हो सकता है आपको साइड पे नहीं दिखता, और राइट या लेफ्ट साइड या नीचे की तरफ कब दिख रहा हो, तो उससे भी चोट लगने का अंदेशा होता है। तो आई का चेकअप तो आपको रेगुलरली कराना है। जो डायबिटिक है उनको और जल्दी कराना है और रेगुलरली कराना है। बाकी लोगों को भी साल 2 साल 3 साल बाद जाके एक आई का चेकअप करा ले कि कहीं ये चीजें हो तो नहीं रही हैं। क्योंकि अगर आपको दिखेगा नहीं तो आपको ठोकर भी लगेगी, आप गिरोगे भी और दिक्कत आएगी। फिर आती है जो समस्या है वो है हेयरिंग की, कि सुनाई कम देना शुरू हो जाता है एज के साथ। और इसमें अब खुद को पता नहीं चलता है, लेकिन जो सामने बैठा है वो नोटिस करता है कि जो बात वो साधारण आवाज में कर रहे हैं वो आपको नहीं सुनाई दे रही।
तो आपको कहते भी है या आप किसी को बार बार कहते हो कि रिपीट करो, जरा दोबारा बोलो, तो इसका मतलब है कि सुनाई देना कम हो रहा है। अब इसमें जो सोल्यूशन तो एक ही है कि अगर कोई डिजीज नहीं है, तो अगर सुनाई देना कम हो रहा है तो हेयरिंग एड लगाई जाए। अब हेयरिंग एड में अक्सर जो हल्की क्वालिटी की है वो इतनी बैकग्राउंड नॉइज करती है कि अक्सर मैंने देखा बुजुर्ग लोग जो है हेयरिंग एड अवॉइड करते हैं। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की हेयरिंग एड्स आती हैं, महंगी है लेकिन उसमें बैकग्राउंड नॉइस बिल्कुल नहीं है। तो जो लोग इसलिए नहीं इस्तेमाल करें हेयरिंग एड क्योंकि आवाज आती है बैकग्राउंड, और ये काफी सिर दर्द करती है जिनको भी आवाज आती है। मैंने बहुतों को देखा है कि हेयरिंग एड इसलिए नहीं इस्तेमाल करें क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस उनको तंग करती है, डिस्टर्ब करती है। तो अच्छी क्वालिटी की लगा ले, काफी एडवांस स्टेज की आ गई है, दिखती भी नहीं है, और काफी सारे लोगों को हेयरिंग की समस्या है। मैं ये नहीं कहूंगा कि लेस देन 1% हो, ये लगभग 10-15% लोगों को हेयरिंग की समस्या है। तो हेयरिंग है क्योंकि अगर आप सुन नहीं पाएंगे, आपके पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, कोई आपको बुला रहा है या कोई सावधान कर रहा है, तो एक्सीडेंट हो सकता है या आप किसी चीज से टकरा सकते हैं। तो आइज आइज के बाद हेयरिंग, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाती है इंस्टेबिलिटी। अभी योगा करते हुए भी आप लोग स्टेबल होने की एक्सरसाइज कर रहे थे, और ये इंस्टेबिलिटी आती है। इंस्टेबिलिटी आने के कारण होते हैं कि मसल वीक होना है और आपका स्टेबिलिटी पे जोर नहीं देना है। तो उसमें आपका वृक्षासन, ताड़ासन और ये सब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको रेगुलरली करते रहिए और ये आपको स्टेबिलिटी देगा खड़े होने में। चलने की स्टेबिलिटी, आप जो पैर के मसल्स हैं उनकी टॉनिक एक्सरसाइज जब आप करेंगे, यानी उनको टोन अप करेंगे और थोड़ी देर उसको दबा के रखिए और फिर छोड़िए, दबा के रखिए पैरों के मसल्स को। ये आपके फिजियोथेरेपिस्ट भी बता सकते हैं, हमने भी एक बार ही शायद लिया था क्लास कि मसल टोनिंग कैसे करते हैं पैरों की। टोनिंग होगी तो स्टेबिलिटी रहेगी। और सीनियर सिटीजन को हाथ फैला के धीरे धीरे कदम एक स्ट्रेट लाइन में जब आप करेंगे तो आपको जो चाल की जो है स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और ये प्रैक्टिस करना जरूरी है, सुबह शाम करिए, क्योंकि अगर वॉक में स्टेबिलिटी होगी तो आप गिरेंगे नहीं। फिर वर्टाइगो यानी चक्कर आना, ये कारण है कि चक्कर आते हैं, कईयों को सर्वाइकल की वजह से होते हैं चक्कर आते हैं, कईयों को कान की समस्या होती है। तो ये इसको इन्वेस्टिगेट करके उसी हिसाब से उसका इलाज करना जरूरी है, क्योंकि जब आपको चक्कर आएंगे तो आप गिरने का अंदेशा रहेगा हमेशा ही। घर में जो एक्सीडेंट होते हैं अक्सर या तो गिरने की वजह से होते हैं, स्लिप कर गए आप, और स्लिप आप बेडरूम में भी कर सकते हो, आप बाथरूम में भी कर सकते हो और कॉरिडोर्स में भी कर सकते हो। ये 3 एरियाज हैं जहां पे ज्यादातर इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं कि बाथरूम में गिर गए या अपने बेडरूम में उठे हैं, बिस्तरे से गिर गए हैं, और या फिर कॉरिडोर में चलते हुए कोई सामान रखा गया था या पानी गिरा हुआ था जिसकी वजह से स्लिप कर गए। या घर में अगर पेट है तो पेट एक बार सडनली आगे आ जाता है और आप स्टम्बल कर जाते हो, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है कि पेट्स वगैरह जो है थोड़े से कंट्रोल में रहे। चक्कर आने के बाद जो एक और मेन कारण बनता है वो है नींद नहीं आना। जब आदमी को नींद पूरी नहीं होती, जो अक्सर ओल्ड एज में समस्या आ जाती है, तो उसके रिफ्लेक्सेस शार्प नहीं रहते हैं। लेकिन जब नींद नहीं आती और आपने नींद की दवाइयां लेनी शुरू कर दी, तो भी आपके रिफ्लेक्सेस कमजोर हो जाएंगे। तो इस समस्या का जो समाधान है वो एक्सरसाइज से या अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ज्यादा करें बजाय दवाइयां लेने के। क्योंकि अगर आपने एल्प्रेक्स और इस तरह की दवाई, जोल्फ्रेश और कई दवाइयां हैं, वो लेते हैं तो उसका असर कोई 4-6 घंटे तो रहता नहीं है। असर इनका 10-12 घंटे, 16 घंटे रहता है, और आपके रिफ्लेक्सेस पे, आपकी स्टेबिलिटी पे, आपकी चाल पे ये असर करेंगी। तो अवॉइड करिए कि ये दवाइयां ना ली जा सके, इनको अवॉइड कर सके, क्योंकि अक्सर ओल्ड एज में नींद की दवाइयां लोग लेते हैं, जो मैंने नोटिस किया है। इनको रोकना है। फिर है पॉलीफार्मेसी। जिन जिन को ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट की वजह से प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, प्लीज उसमें नोट करिए कि उसमें कोई ऐसी दवाई तो नहीं है जो आपको या तो नींद देती हो या आपके मसल टोन खराब करती हो। तो अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए कि मेरी मसल टोन तो नहीं, अगर आपको लगता है कि मसल टोन कम हो रही है तो मसल टोन की वजह तो नहीं है, या
पेशाब बढ़ाने की कई दवाई होती है, वो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर देता है, यानी पोटेशियम या सोडियम जो है उसकी कमी कर देता है, और फिर आपकी बॉडी जो है उस तरह रिएक्ट नहीं कर पाती है जैसे उसको करना है, और इसकी वजह से मसल पावर भी कमजोर हो जाती है। मसल पावर ओल्ड एज की में वैसे भी कम हो जाती है, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज उतने रेगुलरली नहीं करते। जो लोग योगा करते हैं तो ठीक है, जो नहीं करते हैं उनको दिक्कत आती है, मसल पावर कम होते हैं। तो पैरों की मसल पावर, हाथों की मसल पावर और बैक की मसल पावर, 3 एरियाज पे मेन फोकस होता है कि आपके शोल्डर्स मजबूत रहें, आपकी बैक मजबूत रहे, और आपके पैरों के मसल्स भी मजबूत रहें। ये वीक नहीं होने चाहिए, मसल पावर को मेंटेन करिए। और बैक की खास तौर से मैं कहूंगा, वॉक करना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन वॉक के बीच बीच में आपको टोन भी बढ़ानी है उसकी, क्योंकि जितना आप यूज करते हैं उससे 20% एक्स्ट्रा रिजर्व आपके पास रहना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको हम अक्सर, आप लोग कैंप में जाके अपना बोन डेंसिटी चेक करवा लेते हैं, फ्री के कैंप लगते हैं, इसको सीरियसली लीजिए। लेकिन समस्या ये है कि जिस एज में आप इसको चेक करवा रहे हैं, ये रूटीन दवाइयों से कम नहीं होता है, ये उतना का उतना ही रहेगा। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस जो चालू हो जाता है वो 40 के बाद चालू हो जाता है, 40 के आसपास चालू हो जाता है। तो ये बढ़ती एज के साथ बढ़ता रहेगा, अनलेस आप लोग इसका है। तो इसके लिए कई तरीके, विटामिन डी लेना, कैल्शियम लेना, लेकिन उस सबसे अच्छा है एक्सरसाइज करना। क्योंकि बॉडी में जिस चीज की डिमांड रहती है, बॉडी उसको अपने आप ले लेती है, उसको पूरा कर लेती है। और अगर आप उसको डिमांड नहीं रखेंगे, डिमांड कैसे होती है? एक्सरसाइज करके। जब बोन पे जोर पड़ता है तो वो अपने आप कैल्शियम डिपॉजिट करना शुरू कर देती है वहां पे, और जो बोन यूज नहीं होती है वहां पे कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है। तो ये एक समझने वाली बात है कि आप जिस जिस एरिया की एक्सरसाइज कर रहे हैं वहां वहां बोन हो सकता है ठीक हो, बोन डेंसिटी ठीक हो। लेकिन जिस एरिया की एक्सरसाइज नहीं करें, जब आप वहां की बोन डेंसिटी चेक कराएंगे तो वहां पे कम मिलेगी आपको। तो कलाइयों की भी एक्सरसाइज करना उतना ही जरूरी है जितना कि चलना है, और जितना कि बैक की एक्सरसाइज करना है। क्योंकि अगर कोई गिरता है तो कई बार हो सकता है रिस्ट का भी फ्रैक्चर हो जाता है, या शोल्डर का फ्रैक्चर, शोल्डर के आगे जो बोन है ह्यूमरस, उसका फ्रैक्चर हो जाता है। और ये जो जितनी इंजरीज हैं, ये आपकी एज को प्रोपोर्शन में कम करना शुरू कर देती है। साइकोलॉजिकल इश्यूज है, या आदमी खोया खोया रहता है, सोच में कुछ ना कुछ घूमता रहता है उसके, ऐसा आदमी के रिफ्लेक्सेस अपने आप कम होने लग जाते हैं, या वो एक सिचुएशन पे जो रिएक्शन देना होता है वो नहीं दे पाता है। तो अगर कोई आदमी जरूरत से ज्यादा खोया रहता है तो उसको भी अपने जो थॉट्स हैं उनको काबू करना है। और जरूरत से जिस वक्त, जैसे जब सोचने का वक्त है तो सोचिए, जब नहीं सोचने का वक्त तो अपने आप को एक्टिव रखिए। आपकी उम्र जिस स्टेज पे आप चले गए हैं, आपकी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं कहूंगा कि वो कम हो गई हैं। तो सोच में जरूरत से ज्यादा विषयों को नहीं लाइए, जो जिम्मेदारी आपकी नहीं है उस पर अननेसली बहुत सोच मत रखिए। अपने आप को अलर्ट रखिए, अपनी सराउंडिंग से मिक्स होकर रहिए कि आपके आसपास जो हो रहा है। फिर आ जाता है इसके बाद और जो कारण है, कार्डियक कारण है। अब कई बार क्या होता है कि कईयों को एकदम चक्कर आ जाते हैं, हार्ट की रिदम ना थोड़ी देर के लिए बेफर जाती है। उस वक्त क्या होता है, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है। जब ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा, आपको ब्रेन को जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो गिरने के चांसेस है। तो ये अगर किसी को भी समस्या आती है कि सडनली वो कॉन्शियसनेस लूज करता है या उसको चक्कर आते हैं, तो इसको चेकअप कराए। कारण हार्ट भी हो सकता है, और कारण ब्लड वेसल्स भी होती हैं। कि एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक्स, यानी जो गर्दन की ब्लड वेसल्स हैं, ये हार्ट से छोटे छोटे टुकड़े क्लॉट्स के निकलते हैं, वो ब्रेन में जाते हैं और आपको 2-3 मिनट के लिए अनकॉन्शियस कर देते हैं। और होश तो आ जाता है, फिर आप ठीक भी हो जाते हो बिल्कुल। लेकिन ये रिकरिंग फिनोमेना है, और ये कब किस वक्त होगा कोई नहीं जानता है। तो ऐसी स्थिति में भी एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको वेस्कुलर डॉपलर लिखा है गर्दन का,
और क्योंकि वो महंगा टेस्ट है, आपने नहीं कराया, तो कहीं से करवा लीजिए उसको, क्योंकि ये आपको गाइड करेगा कि उसकी दवाई आपको लेनी है या नहीं लेनी। टीआईए मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ट्रांजिएंट, थोड़ी देर के लिए ब्रेन को इस्कीमिया हो जाता है और वो थोड़ी देर के लिए अपना जो वर्किंग है उसको छोड़ देता है। तो ये एक ब्रेन का फैक्टर हो गया। हार्ट का फैक्टर मैंने आपको बताया कि हार्ट की जो रिदम है थोड़ी देर के लिए अपना कंट्रोल छोड़ देती है या लंबे समय के लिए, उस वक्त गिरने का, चोट लगने का अंदेशा रहता है। और जिन लोगों को ये समस्या है, मैं कहूंगा कि टीआईए की या कार्डियक एरिथमियास की या वर्टाइगो की, ये लोग प्लीज गाड़ी या स्कूटर नहीं चलाएं। आप सोच सकते हैं कि, या जिनको दौरे पड़ते हैं, जिनको दौरे पड़ते हैं वो भी गाड़ी स्कूटर नहीं चलाएं, क्योंकि इसमें मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। तो ये तो एक मेन कारण जो थे मैंने बता दिए, लेकिन इसके अलावा और छोटे छोटे कारण हैं जो आपके घरों में अक्सर हो जाते हैं। एक तो है कि एडिक्वेट रोशनी नहीं होना, आपको दिखना कम हो रहा है, कैटरेक्ट है और रोशनी कम है घर में, तो आप सोच सकते हैं कि फर्नीचर से टकराने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, या दरवाजों से टकराने की, या शीशा है वो नहीं दिखेगा, या कुछ इस तरह की संभावना है। तो रोशनी पूरी करिए। अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करिए कि घर का फर्नीचर फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करें, क्योंकि कई सालों के यूज के बाद आप फर्नीचर को एक जगह होने के अंदाजे से चलते हैं, और जब ये फर्नीचर की पोजीशन चेंज हो जाती है तो ठोकर लगने का रहता है, और ठोकर लगते ही फिर आदमी गिरता है। अभी हमने बाथरूम की बात नहीं की है, मैं बाथरूम पे आऊंगा अभी लास्ट में, क्योंकि ये बहुत मेजर कारण है। अगर आपको चलने में दिक्कत है तो छड़ी लेने में कोई एतराज नहीं है, मानहानि नहीं होगी। आपको अगर स्टिक की जरूरत है तो स्टिक लेके चलिए, या किसी को साथ में लेके चलिए, किसी को साथ में लेके चलिए, ताकि जो हाथ पकड़ के चलना हो तो हाथ पकड़ के चलिए, खास तौर से पहाड़ों पे या बिजी एरिया में, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि जमीन में ना कोई चीज निकली होती है और वो उससे आपको ठोकर लग जाएगी। कल भी मैं जहाँ घूम रहा था तो वहां पे देखा कि कारपेट तो उन्होंने बिछा रखा है, लेकिन कारपेट के बीच में से ना 3-3, 4-4 इंच के ना वो खूंटे से निकल रहे थे। अब वो उसमें अगर कोई बुजुर्ग आदमी टकरा जाएगा तो वो गिरेगा गिरेगा, अब वो चोट लगेगी। जब ये चोट लगती है ना तो कई चीजें होती हैं। एक तो इमोशनल सेटबैक होता है कि मैं गिर गया, दूसरा कट्स वगैरह लग सकते हैं, तीसरा फ्रैक्चर हो सकते हैं। फिर आप आइसोलेट हो जाते हैं, क्योंकि हर वक्त कोई आपके साथ हो सकता है घर में ना बैठ पाए, तो एक साइकोलॉजिकल इशू बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है, और ये एक विशेष सर्कल में चला जाता है कि मैं अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अकेला रहूंगा, मेरी देखभाल कौन करेगा, मुझे बाथरूम जाना था कौन उठाएगा। तो इंजरीज को प्रिवेंट करना है। कैटरेक्ट का ऑपरेशन मैंने कहा है, जहां जरूरत हो कर लीजिएगा। हेयरिंग एड्स लगवाइए। जूते, जूते फैशनेबल जूते छोड़ दीजिए इस उम्र में। वैसे भी मैं पिछले हफ्ते था तो एक दुकानदार शिकायत कर रहा था कि जब से ये स्केचर्स के और इनके रिबॉक के अच्छे रबड़ के जूते आ गए हैं, लोगों ने चमड़े के जूते खरीदने बंद कर दिए हैं, और ये रबड़ के जूते अच्छे ही हैं। इस एज में आपकी इंजरीज रोकने में रबड़ के जूते, खासतौर से अच्छे कंफर्टेबल जूते, एडिक्वेट अच्छी फिटिंग के साथ, वो आपके इंजरीज को रोकेगा। तो ये जूते जो हैं प्रॉपरली यूज करिए। कपड़े, लूज कपड़े नहीं डालिए। बहुत लूज कपड़े जो होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं कपड़ा फंस जाएगा, और आपको वो फंसने की वजह से आप सडनली गिर जाओगे। तो कई बार लोग बहुत लूज कपड़ा डाल लेते हैं, कुर्ता हो गया, धोती हो गया। थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड करिए। हाइट ऑफ चेयर, अगर आपको घुटनों के दर्द की वजह से उठने में दिक्कत है तो चेयर पे गद्दी लगा लीजिए, जिससे आपको 2-3 इंच की हाइट बढ़ जाए, उससे आपको उठने में आसानी रहेगी। रेगुलर एक्सरसाइज बैलेंसिंग कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेच नहीं करिए।
बैक को स्ट्रेच कर सकते हैं। फॉरवर्ड जो बेंडिंग है वो खासतौर से शैटिका वगैरह पेन करती है, दिक्कत करेगा। अपना ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल में रखिए। स्टेयर्स स्टेयर्स में डंडे लगे होने चाहिए या रेलिंग होनी चाहिए जिसको पकड़ के आप ऊपर नीचे हो सके। बिना उसके दिक्कत आएगी, कभी भी आप स्टम्बल कर सकते हैं। स्टेयर्स में जहां पे आपके ऑफिस है या रेगुलर है, नॉन स्लिप टेप होते हैं, 1.5-2 इंच का होता है। वो अगर उसके कॉर्नर पे लगा देंगे, कई जगह लगे हुए भी देखे होंगे, काले रंग के टेप होते हैं। और ये टेप जो है लगवाइए, बहुत महंगे नहीं है, 3M के महंगे हैं, लेकिन बाकी ब्रांड्स के भी मिलते हैं। और वो आप लगा लीजिए। इससे क्या होता है कि सीढ़ी उतरते हुए सडनली आपका पैर आगे की तरफ नहीं सरकेगा। और स्टेयर से एक बहुत बड़ा कारण है इंजरीज होने का। ये जो टेप है ये अमेजोन वगैरह पे मिल जाता है। इसको बाथरूम में भी लगाइए जहां जरूरत पड़ती है, जहां पे ज्यादा है। और स्टेयर्स में लगाइए, जहां भी कॉर्नर्स आते हैं स्लिप होने का चांसेस है, करिए। जहां पे आपका लेवल चेंज होता है फर्श का, वहां पे भी रिफ्लेक्टर टेप लगा के रखिए। रेड कलर का या येलो कलर का रिफ्लेक्टर टेप लगा के रखिए, ताकि जो भी वहां से निकल रहा हो, चाहिए ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ये कि सडन चेंज ऑफ जहां पे लेवल होता है वहां पे उसको टेप से, रेड टेप से या येलो से इंडिकेट करें कि यहाँ पे लेवल चेंज हो रहा है। तो रेलिंग लगाना एक जरूरी चीज है, नॉन स्लिप टेप लगाना जरूरी है, और चेंज ऑफ लेवल इंडिकेट करना जरूरी है। डीडीए के इंजीनियर है, एमसीडी के, जब आपके मकान बनते हैं तो उसको चेक करने आते हैं कि सारी स्टेप्स एक साइज की हैं। लेकिन डीडीए के फ्लैट्स में अक्सर आप देखेंगे कि स्टेयर्स जो है एक साइज की नहीं होती है। पहली स्टेयर या आखिरी स्टेयर का साइज चेंज होता है। इससे क्या होता है कि जब आप सीढ़ी उतर रहे हैं तो आप जर्क ले लेते हैं, और जब आप जर्क लेते हैं तो गिरने का चांसेस हो जाते हैं, और गिरते ही हड्डियां टूटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और इसमें जो सबसे कमजोर हड्डी हमारे पास है वो है फीमर। सबसे बड़ी हड्डी है पैर की, लेकिन ऊपर जाके वो ऐसे टेढ़ी होती है। जहां पे हिप बोन से जुड़ती है वो टेढ़ी होती है, और वो उसको एक वीक पॉइंट दे देती है। तो जब भी इस पे इंजरी होती है, चटक जाती है, क्रैक हो जाती है, या अच्छे से डैमेज भी हो सकती है। अब ये इंजरी जो है ये अक्सर होती कहाँ है, बाथरूम में होती है। तो हम, और इस इंजरी के बाद मुसीबत यह है कि आप सर्जरी करो तो रिस्क होता है, क्योंकि अक्सर ओल्ड एज में होता है, बड़ी सर्जरी है। और नहीं करो तो बिस्तर में पड़ा पड़ा आदमी गल जाता है। ट्रैक्शन लगा दे महीने 2 के लिए तो बिस्तर में पड़ा पड़ा आदमी गल जाता है। इस इंजरी को, फ्रैक्चर हिप को रोकना, अक्सर आपने देखा होगा कि फ्रैक्चर हिप जो है वो आदमी के अंत की तरफ ले जाता है उसको। तो इसको तो हमें हर हाल में रोकना है। अब इसके लिए जो मेन है, बाथरूम बाथरूम में नॉन स्लिप मैट लगाइए। मैंने पिछली बार ही बोला था, अच्छी क्वालिटी के मैट लगाइए, जो मैट खुद भी ना फिसले। कई बार ऐसा मैट लगा देते हैं जो अपने आप फिसल जाता है फर्श पे। नहीं हो, मैट मैट वो लगाइए जो फर्श पे नहीं फिसले, या उसके नीचे से पानी निकल जाए, पानी भी इकट्ठा नहीं हो उसमें। नॉन स्लिप मैट लगाना। एक ग्रैब बार लगाना है। ग्रैब बार एक डंडा होता है 1 इंच मोटा, वो आप अपनी सीट के साथ या जहाँ पे शावर लेते हैं वहां पे लगाइए। तो एक बाथरूम में 1 या 2 ग्रैब बार लगते हैं, बाजार में मिल जाते हैं, सैनिटरी की दुकान पे है। इसी को बुला के डंडा अच्छे से अपनी दीवारों पे लगवा दीजिए बाथरूम में, सही जगह में, ताकि जहां पे आपको जरूरत पड़े इसको पकड़ के आप उठें, या शावर लेते हुए इसको पकड़ लें, या जहां पे भी आपको चेंज ऑफ डायरेक्शन होती है वहां पे इसको इस्तेमाल करें। तो ये ग्रैब बार जो है वो बहुत महंगी चीज नहीं है, लेकिन ग्रैब बार, नॉन स्लिप टेप और पानी इकट्ठा नहीं होना रोकने से जब आप फ्रैक्चर हिप को रोक लेंगे, एक, आपकी लाइफ की लेंथ बढ़ जाएगी। नंबर 2, ऑपरेशन का जो खर्चा है ₹1,00,000 के आसपास, 1,00,000 से 2,00,000 रुपए डिपेंडिंग करता है किस हॉस्पिटल में है, उसको भी आप बचा लेंगे। तो ये 1,000-1,200 की जो 1,000-1,200, मेरे ख्याल 700-800 रुपए की होगी ये ग्रैब बार। और जो नॉन स्लिप टेप मैट है ये लगाइए। बाथरूम मैट स्पेशल होते हैं, उनको लगाइए और अच्छे से लगाइए। ये आपको मैंने लास्ट में जान के लिया है टॉपिक, कि आप इसको भूले नहीं।
बाथरूम में गिरना बहुत अजीब सा होता है। और अगर कुंडी लगी हुई है, आप इमेजिन करिए, आपने बाथरूम में कुंडी लगाई और आप सुबह 4 बजे बाथरूम में गिर गए। नींद जल्दी खुल जाती है बुजुर्गों की, मेरी भी जल्दी खुल जाती है, 68 के प्लस हो गया हूं मैं। जब नींद खुल जाती है, आप बाथरूम में गए हैं और वहां पे आप स्लिप कर गए हैं या सीट से उठते हुए आपका फ्रैक्चर हो जाता है और कुंडी लगी हुई है अंदर से, तो ये परिस्थिति में क्या होगा आप सोच सकते हैं। ना तो आपको सपोर्ट मिलेगी, ना कोई उठाएगा आपको, आप अंदर से चिल्लाते रहेंगे और चिल्लाने का दम आप में होगा नहीं, क्योंकि अभी कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। तो बाथरूम में ऐसा लैच लगवाइए जो बाहर से खुल जाए। लैच आते हैं, बाथरूम लैच आते हैं जो अंदर तो हैंडल से खुलते हैं, और बाहर जो है एक छोटा सिक्का या छोटे पेचकस से अगर आप उसको खोलना चाहें तो खोल लेते हैं। क्योंकि बाथरूम में गिरे हुए हमारे पास बहुत मरीज आते हैं। कब गिरे, 4 घंटे जी अंदर पड़े रहे, 2 घंटे पड़े रहे अंदर। बड़ी ही एक पिटिएबल सिचुएशन होती है कि आप बाथरूम में गिरे हुए हो और कपड़े भी नहीं डाले हुए, पूरे डाल भी नहीं सकते, फ्रैक्चर हो गया है, और आप वेट कर रहे हो कि कोई आपको मदद के लिए आए और आपको बाहर निकाले और आपको सपोर्ट दे। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करना है, बाथरूम इंजरीज को। बाकी तो मोटी मोटी मैंने बातें कर ली हैं और टाइम भी ले लिया है, 25-30 मिनट। आपके क्वेश्चन होंगे, अब उसको मैं आंसर करना चाहूंगा। सर, हाँ, एक जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वरिष्ठ नागरिकों में, दांतों की समस्या। क्या वो दांत उनको चेंज करने चाहिए? काफी कॉस्टली भी होता है, तो उसके बारे में भी आप बता चलो जी, दीजिए। दांतों से इंजरीज हो सकती हैं। दांत आज का टॉपिक नहीं था, पर मैं बताया तो, मेरी बहू भी दांत डेंटिस्ट इंजरी है। नहीं सर, वरिष्ठ नागरिकों में नहीं नहीं, दांतों। कोई बात। Yes। दांत का आपका समस्या आई होगी, आपने रेज किया। मेरी बहू डेंटिस्ट है, तो कभी आप कहोगे तो ओल्ड एज डेंटल पर वो सुबह सुबह उठते नहीं है, समस्या यही है। ये लोग उठते देर से। मैंने कई आपको अच्छे टॉपिक देना चाहता था, पर वो लेक्चर लेने वाले। दांत में ये है, देखिए, अब दांतों की ट्रीटमेंट कई तरह की होगी। एक तो कैरीज को रोकना है, एक ब्रश को प्रॉपर चेंज करते रहिए वक्त के साथ। इंटरडेंटल ब्रश आते हैं, जिनके दांतों में कुछ फंस जाता है वो इंटरडेंटल ब्रश यूज करें। एक वाटर फ्लॉस आता है, अमेजोन पे या और कहीं पे मिल जाएगा आपको, कि इतना सा होता है, उसमें पानी भर के आप पिचकारी से दांतों के बीच में मारेंगे तो दांत आपके वो उसके बीच में जो कचरा होता है उसको निकाल देता है। तो ये वाटर जेट कहते हैं इसको। इसका मोटराइज वर्जन भी आता है, वो जो 2-2,500 रुपए का है। और ये जो हाथ से पंप की तरह, एक पिचकारी की तरह काम करता है, ये 200-300 रुपए का होता है। तो ये तो ले लीजिए, दांत खराब होने से बचाएगा ये दोनों चीजें। फिर इलेक्ट्रिक फ्लॉस भी होते हैं और एक फ्लॉस होता है। फ्लॉसिंग करना बहुत अच्छी चीज है दांतों में। और अब आगे दांत खराब हो गए तो क्या करना है। दांत खराब हो गए तो उनको ठीक कराना जरूरी है, क्योंकि दांत आपकी पर्सनैलिटी को भी बनाते हैं। दांत आपके खाने की चॉइस को भी डिसाइड करते हैं। जो चीज आप बाइट नहीं कर सकते, आप वो अवॉइड करना शुरू कर दोगे, और हो सकता है उससे न्यूट्रिशन का कोई एरिया आपका रह जाए। खाने को ठीक से नहीं चबा पाएंगे तो आपको मालूम है हाजमा भी ठीक नहीं रहेगा। अब दांत में क्या होता है कि या तो डेंचर लगते हैं या इम्प्लांट लगता है। इम्प्लांट महंगा है, पर इम्प्लांट एक लंबा सोल्यूशन है और इनकन्वीनियंट भी नहीं है। पर इम्प्लांट्स महंगे होते हैं, क्योंकि पहले पेच लगता है अंदर, और पेच को फिक्स करने के बाद 2-3 महीने के बाद उसके ऊपर पेच, वो दांत को, दूसरे पेच को उसके ऊपर कस दिया जाता है। तो दांत को ठीक कराना जरूरी है। Can I? हाँ जी, प्लीज। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब वेरी वंडरफुली कवर। एक चीज पे अगर थोड़ा और प्रकाश डालें, दैट इज लॉस ऑफ मेमोरी। ओल्ड एज में ये बहुत कॉमन होने लगा है कि लोगों की मेमोरी जो है, मतलब याद नहीं रहता है कि कौन सी चीज कहाँ है, किधर है, वो उसी में उलझे रहते हैं। उसके बारे में अगर थोड़ा प्रकाश डालें। मेमोरी कम होने का कारण पहले समझते हैं। एक तो हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है, तो माइंड में ये गिल्ट फीलिंग तो नहीं रखी है कि आपकी मेमोरी कम हो गई है। मेमोरी एडिकेट है, जो काम थोड़े ना ज्यादा हो गए, उसके अंदर इकट्ठे हो गए बहुत सारे। तो उसका एक तरीका होता है कि हम उसको नोट करना शुरू कर दें। नोट करेंगे, जैसे मैंने भी आपसे बात करी तो मैंने दूसरे मोबाइल पे
ये सारा जो है आपसे पॉइंट्स थे सारे, मैं अपनी याददाश्त पे इतना जोर क्यों दूं, और उसके बाद फिर 1-2 पॉइंट रह जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम आप फिर मौका जब मिलेगा तभी आपसे बात कर पाऊंगा। तो पॉइंट्स तो लिख के रखिए, और लिख के रखने के बाद उनको टिक करते रहिए, उससे दिमाग पे जोर कम पड़ेगा। जब दिमाग से जोर कम पड़ेगा तो मेमोरी का आपको जो फीलिंग है कि मैं ये भूल गया वो भूल गया, वो आएगा ही नहीं। आप और दिन के आखिर में अगर आपने 10 काम लिखे हैं, 10 में से 8 कर लिए, जो आपका बेटा भी नहीं कर पाएगा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा कि आपने इतना काम आज कर लिया, इतना काम आपको याद था। तीसरा तरीका है इसका कि काम को डेलीगेट करते रहिए। मैं काम किसी को बता दूंगा, ये काम बाद में कर लूंगा, उसमें अक्सर भूल जाते हैं हम लोग अपनी भीड़ भाड़ में। अब जैसे मैं ही पंत जी से बात करके, मैं कल दोपहर तक तो मैं भूल गया था मुझे सुबह आपसे बात करनी है। सडनली मुझे ध्यान आया, वो मैसेज देख रहा था, मैंने कहा हो ये तो रह गया, इसकी तैयारी करनी है, थोड़ी सी नोट्स बना लेता हूं मैं। तो खैर मैं आपके सामने आ गया। तो ये कुछ तरीके हैं इस मेमोरी की जो समस्या है इसको दूर करने का। और अपने दिमाग को एक्टिव रखिए, और अपने जो पॉजिटिव आउटकम है पर डे, पॉजिटिव आउटकम पर डे जो आप कर लेते हैं उनको हमेशा याद करिए। एक तरीका और है मेमोरी को ठीक करने का, वो है कि आप हर चीज को 2 बारी करिए। आप वैसे भी करते हैं, जैसे आपने चाबी यहाँ रखी, तो 1 सेकंड के बाद आप फिर कहिए कि चाबी आपने यहाँ रखी, तो आपको याद रहेगा। भूलने का कोई मतलब ही नहीं है कि आपने चाबी वहां रखी। आप चीजें अपनी जगह पे नहीं रखे, अक्सर भूल, क्योंकि हम चले जाते हैं वहां से तो भूल जाते हैं। तो रिपीटिंग टू सेल्फ कि आपने ये काम करना है, या आज मुझे बैंक में पैसा विड्रॉ करना है, और फिर थोड़ी देर बाद फिर रिपीट कर लिया विड्रॉ करना है, मतलब ही नहीं कि आप भूल जाए। 2 बारी 3 बारी अगर आपने रिपीट कर दिया है या नोट डाउन कर लिया है, तो स्लिप में नोट डाउन करिए, या मोबाइल में बहुत सारी एप्स आ गई है उसमें कर लीजिए, या वॉइस मैसेजेस में कर लीजिए, और उसमें टाइमर भी होता है, वो आपको याद दिला देगा कि ये काम करना है। ये स्मार्टफोन है ना, बड़े काम की चीज हो गई है ये। तो जिंदगी में, या अपनी जिंदगी को इसके साथ जोड़ लीजिए, ये अपने आप आपके साथ जुड़ जाएगा, आपको मेमोज देता रहेगा। और इसमें हर मोबाइल फोन में मेमो का एक सॉफ्टवेयर होता है, तो उसमें अगर आप मेमोज लिखते रहेंगे और मोबाइल अक्सर आपके साथ रहता है, आप उसमें से अगर दिन में 4 बारी चेक कर लेंगे तो आपके कोई काम मिस नहीं होगा, मिस हो ही नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू सर, बहुत सहज ढंग से आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? गिरे नहीं कोई, मुझे यही लगता है, कोई जब कोई ओल्ड एज का गिरता है ना, और जब वो आते हैं और फिर वो समस्या बहुत हो जाती है ये, और ऑपरेशन भी बड़ा है। डॉक्टर साहब एक समस्या रह गई, जी। वृद्धों को बहुमूत्र की समस्या भी रहती है। रात को कई बार उठना पड़ता है पेशाब के लिए जाने के लिए। इस पर प्रकाश डालें। देखिए, इस पे हम एक बार मेरे ख्याल डिस्कशन कर चुके हैं पंत जी, जी 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 है ना? सर। जी हाँ, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। देखिए, ओल्ड एज की प्रॉब्लम रहेगी, प्रोस्टेट की भी रहती है, और यूएसए के वो जो आई थिंक होम सेक्रेटरी कह लीजिए इक्विवेलेंट, उनका भी आजकल में प्रोस्टेट की सर्जरी होनी है या कुछ होना है। तो ये नहीं कि खाली आपको, किसी को भी हो सकती है। अब इसके लिए क्या है कि दवाइयां होती हैं प्रोस्टेट का, जो एक प्रोस्टेट का जो पहले हम जैसे बहुत ज्यादा करते थे ऑपरेशन TURP वगैरह, वो आजकल उतना नहीं होता है। इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसके करने के बाद भी समस्याएं रहती हैं। बहुत ज्यादा जब पेशाब रुक जाता है, कर नहीं पाते हैं, और ऊपर मसाने में इकट्ठा हो जाता है ब्लैडर में, तब इसकी सर्जरी हम इंडिकेट करते हैं, अदरवाइज इसको अवॉइड करते हैं। दवाइयों से फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना है। अल्ट्रासाउंड करवाइए, अल्ट्रासाउंड आपको बताएगा कि इसको सर्जरी की जरूरत है या नहीं है। और फ्रीक्वेंसी के लिए एक आदत भी होती है। देखिए, रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं ओल्ड एज में। आप बाथरूम के पास से निकलेंगे, आपको अपने आप पेशाब आने लग जाएगा, या नल खुलेगा, पानी बहेगा, आपको पेशाब आने लग जाएगा। ये सब रिफ्लेक्सेस होते हैं, और रिफ्लेक्सेस उम्र के साथ पक्के होते जाते हैं। आप इसको रोक नहीं सकते हैं। रात को उठ के जाना एक समस्या है, उसको रोकने के लिए
आपको पानी पीना जो है वो 1-1.5 घंटा पहले कम करना पड़ेगा सोने से पहले, और पानी का जग साथ में रख के रखिए। सुबह जब 3, 4, 5 बजते हैं, जब आपको उठने का टाइम होता है, उससे 1 घंटा पहले अच्छे से पानी पी लीजिए, तो पेशाब खुल के आएगा। और कोशिश ये करिए कि बार बार नहीं जाए, और एक अच्छा, जब भी जाए अच्छे से पेशाब करें। फिर एक एक्सरसाइज और है, कीगल एक्सरसाइज, जिसका जिक्र हम आगे भी कई बार कर चुके हैं, योगा में भी करते हैं। ब्रज आसन में बैठ के या वैसे बैठ के कुर्सी पे आप अपना जो लैट्रिन वाला या पेशाब की जगह उसको अंदर की तरफ खींचिए। ये कीगल एक्सरसाइज बहुत काम की एक्सरसाइज है। एक तरह से आप इसको कहते हैं रामबाण एक्सरसाइज है ये, कि इससे आपका स्टूल कंट्रोल भी बढ़ेगा और पेशाब का कंट्रोल बढ़ेगा। यानी आप सोच सकते हैं कि आपका जो पेरिनियम है ना, आपने उसको अंदर की तरफ खींचा और थोड़ी देर रोका, फिर छोड़ दिया, फिर अंदर की तरफ खींचा और रोक दिया। ये कीगल एक्सरसाइज लेडीज में भी काम आती है, जेंट्स में भी काम आती है, प्रेगनेंसी में भी काम आती है, और डिलीवरी में भी काम आती है। कि डिलीवरी में जो मसल सपोर्ट होती है वो बढ़ जाती है। तो कीगल एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा और पढ़ भी लीजिए और करिए भी, रेगुलरली करिए। ओल्ड एज में सबको करना चाहिए कीगल एक्सरसाइज, कि पेरिनियम को अंदर की तरफ खींचिए, होल्ड करिए 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, उसको बढ़ाते जाइए। पहले 5 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, फिर उसके बाद 5 सेकंड हो गए, फिर आप 10 सेकंड करिए उसको। तो कुछ दिनों में आपके पास धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ जाएगा, और ये जो कंट्रोल है पेशाब का ये बढ़ जाएगा। बाकी जो रिफ्लेक्सेस है उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, कि आपको जैसे ही अपना जो टॉयलेट है जहाँ पे आप जाते हो उस तरफ जाओगे, आएगा, ओल्ड एज में ये समस्या आती है। नल खुलेगा, पानी बहेगा तो भी यूरिन आएगा। जी जी, नेक्स्ट कोई? प्रोफेसर वर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? जी, मेरी आवाज आ रही है पंत जी? जी जी, आ रही, आ रही। मैं डॉक्टर साहब को बड़ा अच्छा बधाई देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल माइन्यूटली, छोटी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जीवन में। बड़ी चीजें तो हम जान जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों को अवॉइड कर देते हैं। बड़े विस्तार से बताया, उनका बहुत धन्यवाद है। और मैं एक बात जानना चाहूंगा, और कहोगे तो एडिशन भी करना चाहूंगा, कि ओल्ड एज में मेंटल हेल्थ के लिए बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि डिमेंशिया, पार्किंसन, अल्जाइमर, अब ये जो भूल की बातें हो रही थी कि भूल पड़ जाती है, ये भूल पड़ना एक बीमारी है जो कि अल्जाइमर जिसको कहते हैं उसकी वजह से होती है। और ऐसे ऐसे आदमी देखे हैं जो बैठ के उनको ये नहीं पता मेरा नाम क्या है, उनका नाम नहीं पता होता उनको। और इसका प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, इसका कोई क्योर भी नहीं है। ना तो पार्किंसन का क्योर है, हाथ में कंपन का आ जाना, ना अल्जाइमर का क्योर है। और डिमेंशिया में कॉग्निटिव फंक्शन जितने भी माइंड के हैं वो डिफंक्ट हो जाते हैं। तो इनके लिए मैं डॉक्टर साहब से चाहूंगा कि प्रिवेंशन ही है, तो वो प्रिवेंशन क्या करे, ये डॉक्टर साहब बताएं। देखिए, आपने 3 बीमारियों के नाम लिए, तीनों का अभी तक कोई इलाज नहीं है। दवाइयां हैं, पार्किंसनिज्म की दवाइयां अच्छी आ गई हैं और बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। अल्जाइमर्स जिसको होता है वो परेशान नहीं होता है, परेशान होते हैं उसके बच्चे और उसके साथी। अल्जाइमर वाला तो अपना मस्त जिंदगी जीता है क्योंकि उसको कोई टेंशन ही नहीं है। अब इसका इलाज अभी तक नहीं है कोई, और इसी का फायदा उठा के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें मार्केटिंग करने की कोशिश की है इसके साथ जोड़ के। कॉफी ज्यादा पिए तो अल्जाइमर्स नहीं होता है, ग्रीन कॉफी पिए तो अल्जाइमर्स नहीं होता है, ग्रीन टी पिए तो अल्जाइमर्स नहीं होता है, या ये दवाई खाओ या यही जड़ी बूटी खाओ। तो अभी तक अल्जाइमर्स का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है, और बहुत रिसर्च चल रही है इसमें, क्योंकि ये बहुत ही तकलीफ देने वाली बीमारी है सोसाइटी को। घर से पेरेंट्स गायब हो जाते हैं सडनली, उनको यही नहीं पता कहाँ जाना है। तो इसके लिए जो रोकथाम है, ये प्रिवेंशन। सबसे एक बड़ी पेनफुल चीज है कि सडनली आप लोग रियलाइज करें कि आपके घर का एक बुजुर्ग जिसको अल्जाइमर्स की समस्या थी, वो गेट से गेट खोल के बाहर निकल गया और उसको अब घर का वापसी का रास्ता नहीं पता है। तो इसका प्रिवेंशन तो यही कि आप ऐसे जितने भी अल्जाइमर्स के मरीज हैं उनकी जेब में या उनके शरीर पे कहीं ना कहीं उनके घर का एड्रेस, टेलीफोन नंबर लिख के रखिए, ताकि जो भी उनको रास्ते में मिले वो उनको वापस घर तो पहुंचा दे, क्योंकि ऐसा आदमी अपने घर का एड्रेस भी नहीं बता पाता है।
लेकिन ऐसे आदमी इंटरेस्टिंग होते हैं। आप इनसे बोलिए कि 30 साल पुराना लता मंगेशकर का वो गाना है तो वो सुना देंगे आपको। वो पुरानी याददाश्त इनकी रहती है, जो नई वाली है ना वहां पे मात खा जाते हैं। सर मैं ये पार्किंसन बात होगी, बाकी डिमेंशिया है। डिमेंशिया तो देखिए अब ये एक एज रिलेटेड है कि जब आपकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। प्रिवेंशन में आपका इसका है, शीर्षासन वगैरह आप लोग करते हो, ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइजेस करते हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखते हो, डायबिटीज कंट्रोल में रखते हो, तो प्रिवेंशन तो डिमेंशिया का काफी हो जाता है। और ज्यादा अभी समस्या तो है, लेकिन उतना तंग नहीं करती है जितना, क्योंकि हमें अब कारण पता चल गए इसके कि आपको अपने ब्रेन को एक्टिव रखना है और उसको यूज में रखना है और पैरालिसिस वगैरह से बचना है। स्ट्रोक वगैरह का चर्चा मैं अलग से करना चाहूंगा कभी, क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है। और स्ट्रोक के बाद इसकी रोकथाम तो वैसे बड़ी आसान है। स्ट्रोक की अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखिए, शुगर कंट्रोल में रखिए, जिसके लिए भगत हॉस्पिटल रोज का एक फ्री कैंप करता है कहीं ना कहीं। हमने करीब 1.5-2 लाख लोगों के शुगर चेक, ब्लड प्रेशर चेक किए हैं। और ये भी नॉन फैक्ट है, इन सब कैंप्स में हम लोग देखते हैं कि 20% लोगों को ये नहीं मालूम कि उनका शुगर बढ़ा हुआ है या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। हम ऑन एन एवरेज रोज के 80 से 100 पेशेंट चेक करते हैं। हमारी गाड़ी जाती है, इधर उधर कहीं भी लग जाती है, खड़ी हो जाती है किसी रिक्वेस्ट पे। अल्जाइमर का एक क्वेश्चन आया कि अल्जाइमर का कारण क्या है। अल्जाइमर का कोई कारण नहीं मालूम किसी को अभी तक। बहुत सारे थ्योरीज बनी है, डेफिनेट कारण, क्योंकि जिस दिन कारण मिल जाएगा एग्जैक्टली उस दिन इसका वो भी शुरू हो जाएगा। बट इट इज अ डिजेनरेटिव डिजीज, क्योंकि ओल्ड एज के साथ होती है, इससे डिजेनरेटिव डिजीज। और इलाज भी इसका कोई डेफिनेट नहीं है, सपोर्ट ही देनी पड़ती है। सर प्रिवेंशन तो हो सकता है, क्योंकि जैसे अब सभी जो ओल्ड एज में हम पदार्पण कर रहे हैं उन सबको ये सब्जेक्ट है कि भाई पदार्पण उनको नहीं करके कर अल्जाइमर। गए हैं आप। जी मैं क्या कर गए ओल्ड एज में पदार्पण कर नहीं मैं रहे तो कर हैं। गया हूँ, मैं तो आई एम 75 ईयर्स ओल्ड। बस तो कर गए हैं ना। मैं तो तो 68 में हूं, मैं कह रहा हूँ मैं तो मैं लिखा हुआ आपसे इसी सर चीज ये कह रहा हूँ कि हम उन लोगों को क्या बताएं, क्या कराएं कि जो वो इनसे पार्किंसन, इट रिलेट्स टू मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है सारी, कोग्निटिव भी है, डिमेंशिया भी है, पार्किंसन भी है, अल्जाइमर में। ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू माइंड एंड देयर इज नो रिवर्सल एट ऑल। इसका रिवर्सल भी नहीं है। बिल्कुल। तो इसका प्रिवेंशन ही है, कैसा हम करें कि ये बीमारियां हम तक ना पहुंचे। देखिए इसमें एक बात तो मैं आपको एश्योरेंस दे दूं कि 75 तक अगर आपको ये समस्या नहीं आई है तो आपको अब नहीं आएगी। ठीक है ना। और प्रिवेंशन तो देखिए इसका डाइटरी है कि आप अच्छी डाइट रखिए, अच्छा इंटरेक्शन रखिए। बाकी किसको अल्जाइमर्स हो जाता है ये अभी तक नहीं पता चला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि, लेकिन डाइट अच्छी रखिए और डाइट में सेलेक्टिवनेस खत्म करिए। सर आप मैंने क्या से समझते हैं सेलेक्टिवनेस कि कि हम लोग ना जिस अपने आप पिक एंड चूज करने लग जाते हैं। जैसे शोर मचा दिया कि चाय बहुत बुरी चीज है, फिर शोर मचा दिया कि कॉफी बहुत बुरी चीज है, फिर शोर मचा दिया कि ये चीज नहीं खानी चाहिए। अरे जो नेचर में मिल रहा है सब खाइए, लिमिट्स में खाइए और अपने आप को इंटरेक्टिव रखिए लोगों के साथ। हमें किसी को टोकने में बड़ा मजा आता है कि तुम ये मत करो, और बहुत टोकते हैं। और जितने बुजुर्ग होते जाते हैं उतना ज्यादा टोकते हैं। अब ये टोक के दूसरे को, डॉक्टर को उसी को अच्छा मानते हैं आप लोग जो आपको कहता है खाने में ये खाना बंद कर दो इस बीमारी के साथ। अगर वो आपको खाना मना नहीं करता है तो आपको लगता है डॉक्टर ने ठीक से देखा नहीं है। तो सिलेक्टिव डाइट जो है वो बंद करिए, और जो नेचर में मिलता है सीजन के साथ उसको एडिक्वेट क्वांटिटी में खाइए, जरूरत से ज्यादा नहीं खाइए। सीमा जी ने लिखा है कि स्पिरिचुअल ट्रेनिंग से फर्क पड़ता है। यस, फर्क पड़ेगा। स्पिरिचुअल आउटलुक होगा, आप चिंता कम करेंगे तो आपका सोचने का भी अंदर से परेशानी कम होगी। और स्पिरिचुअल का मतलब ही यही है कि आप अपने सोच में कंट्रोल करिए। अगर आपने अपनी सोच में कंट्रोल नहीं किया, अभी भी सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच रखेंगे, सेल्फिश अप्रोच रखेंगे या ग्रीडी अप्रोच रखेंगे, तो वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता है। अनिल जी आप कुछ कहिए।
बहुत टोपी तो मैंने इसलिए बहुत डाली ही थी, एक तो घर में था, सिर के बाल खड़े हो रहे थे, तो मैंने कहा टोपी से कवर कर लूं तो लगेगा वीडियो नहीं, ठीक लेकिन है। ऐसा बहुत अच्छी वैसे लग रही है। तो टोपी इकट्ठी करने का मेरे को शौक है। अभी राजस्थान से एक मैंने वो उनका जो पगड़ी होती है वो मंगा ली, कहीं से जो भी हाँ, मिलता है ना भाई, क्योंकि ये देखिए आप कहीं भी जाते हैं ना, आप एक सुविनर लाना चाहते हैं, और इससे हाँ, बढ़िया सुविनर हो नहीं सकता, और सस्ता भी होता है, वो बहुत महंगी नहीं होती है। जी ठीक कह रहे हैं। मैं भी कल रात को इंदौर से वापस लौटा हूँ, इंदौर 2 दिन था। ये जो सीमा जी ने लिखा है, ये वर्मा जी की बात से और डॉक्टर भगत जी ने जो उत्तर दिया है उससे काफी जुड़ा हुआ है, जिसमें स्पिरिचुअल आउटलुक की बात लिखी है। और मुझे भी काफी लोगों से ऐसे मिलने का मौका मिला, और कुछ हद तक हमारे भी जीवन में, जैसे पार्किंसन है तो मान ली उम्र के साथ आप हाथ हिलने लग जाते हैं, आप चाय में चीनी डाल रहे हैं तो आपको, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि इसकी 2 जुड़ी हुई चीजें हैं। एक है तनाव, एंजाइटी, और उसमें मैंने देखा कि आपकी आयु 40 वर्ष भी है तब भी आपके हाथ हिल रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पार्किंसन बहुत है। लेकिन जैसे ही आप संतुलित मन से और योग से, अध्यात्म से आपका जीवन जब उस पर आ जाता है, तो वो बीमारी में अपने आप बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आप तनाव और अवसाद और गुस्से में या इसमें नहीं रहते हैं। दूसरी बात, जैसे डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है ब्लड का ना पहुंचना है। तो ऑक्सीजन और ब्लड, ये शरीर के सब भागों में पहुंचे, ये योग का सबसे पहला नियम है। जो योग करते हैं उनको यही कहा जाता है कि भाई आप इसको इसे करो, और ऐसे ऐसे अंग जिसको ऐसे आमतौर पर हम छूते भी नहीं है या हमको पता भी नहीं लगता है, चाहे कलाई की जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है, तो उन सब तक जो है ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको इंश्योर करना, ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है उसको इंश्योर करना। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 2 बीमारियां बताई हैं, जो जिसकी चर्चा हुई है, वर्मा जी ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी है, परंतु मुझे लगता है कि इसमें योग का बहुत महत्व रहता है। और एक डॉक्टर साहब ऐसे चर्चा हो रही है, तो टू बी पॉजिटिव मैं समझता हूँ कि बुजुर्ग लोगों के साथ एक, वर्मा जी भी उस बात को ये करेंगे कि देखिए एक प्लस भी है, कुछ चीजें जाती हैं तो कुछ चीजें आती हैं। जो आप 20-25 साल 30 साल में जिस चीज को समझने के लिए 3 दिन लेते हैं, इस उम्र में उसके लिए आप 3 मिनट लेते हैं। मतलब आपको एकदम समझ में आ जाती है कि ये तो इशू ये है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, मैं तो डॉक्टर साहब का देखता हूं कि कोई भी बीमारी हो, ये सिर्फ ये बुजुर्गों वाली बीमारी नहीं, तो डॉक्टर साहब का मैंने देखा है कि जो जो डॉक्टर आते हैं, युवा डॉक्टर होते हैं, वो अपने विषय के तो जानकार होते हैं, लेकिन अनुभव से जो विजडम होती है वो बुजुर्गों के पास बहुत होती है, और वो उस सारी प्रक्रिया से गुजरे होते हैं। तो इसलिए मतलब ये भी एक प्लस पॉइंट है आप हम सब लोगों का, जो भी बुजुर्ग हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा सकारात्मक भी रहे कि कुछ चीजें जाती हैं तो कुछ चीजें आती भी हैं। कि जैसे जब हम कविता करते थे, अभी हमारे सामने कविता की बात हुई, तो अगर कोई 2 पंक्तियां सुना दे तो हमको पता चल जाता है कि इसका प्रकार क्या है। अगर कोई 2 वाक्य बोल दे तो हम बता सकते हैं कि ये देश के किस हिस्से से आया हुआ है, इसकी भाषा कैसी है। तो ये सब चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि आप उस सारे अनुभव से गुजर रहे होते हैं। और एक बात डॉक्टर साहब ने और भी बहुत अच्छी कही, मैं कुछ चीजों को हाईलाइट करना चाहूंगा कि बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं, दैट इज अननेसेसरी। कैसे? जैसे जैसे मैं बताता हूं कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, मैं बहुत जगह जाता हूं, कल 2 दिन के लिए इंदौर था, उससे पहले भी मुझे ध्यान है कि आज से 15-20 साल पहले जहां पर भी जाते थे तो मिलने वाले का जो है नाम, पता, घर, उसकी डिटेल याद करने की कोशिश करते थे। जब आपकी आयु हो जाती है तो आपको ये पता चल जाता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें से आपने मुश्किल से 2 या 4% लोगों को बाद में याद किया होगा।
लेकिन आप उस समय जोर लगाते हैं कि अच्छा ये यहाँ इस कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वगैरह वगैरह, इनका फोन नंबर क्या है, इनका पता क्या है। दैट इज अननेसेसरी। तो हम भी अपने आप को इस पे डॉक्टर साहब ज्यादा मतलब राइट वो डाल सकते हैं रोशनी, कि वी शुड बी सेलेक्टिव इन इंफॉर्मेशन, कि सब चीजों को रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में इस चीज को किया कि मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी अब आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है कि क्यों हमारी जो भी मतलब क्षमताएं हैं उनका अधिकतम उपयोग हो, और योग और स्पिरिचुअल आउटलुक, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा वॉक वगैरह भी साथ में जुड़े तो और भी बहुत अच्छा है। तो इससे ये जो पार्किंसन और एमनीशिया की जो समस्या है, एक जैसे अगर हम योग की बात कर रहे हैं तो अनुलोम विलोम और जो ध्यानात्मक प्राणायाम हम करते हैं, अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी या ओम या ध्यान। अब जैसे ध्यान की बात करते हैं, अभी एमनेशिया की बात हो रही है, मुझे लग रहा है मैं समय ज्यादा ले रहा हूँ डॉक्टर साहब को, जो है हम सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं प्रतिक्रिया में बता रहा हूं आपको कि ध्यान में आप बैठे, आप जैसे बैठेंगे 15 सेकंड में आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। तो आपको लगेगा अगर आप 2 मिनट 3 मिनट एक बार ध्यान से सोच सकते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो ये जो सब ध्यानात्मक प्राणायाम है ये भी बहुत बड़ा उपाय है जो हमको करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप मेरी बातों के बारे में आप अगर कुछ आप मेडिकल। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ और नहीं भी सहमत हूँ। आपने कहा कि सेलेक्टिव मेमोरी। अब आप याद करिए, जब आप छोटे थे अपने दादा दादी के पास जाते थे तो उनकी मेमोरी में बहुत कुछ होता था, वो किस्से आपको सुनाते थे, आप बड़े ध्यान से सुनते थे। अगर वो सिलेक्टिव मेमोरी में चले जाएंगे तो किस्से कहाँ से सुनेंगे बच्चे? वो दे विल बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी कि उनको वो जो पुराने उस वाकया थे वो सुनाने हैं। हाँ, बाकी ये जो मेमोरी वाला है कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे फिर स्मार्टफोन काम आता है कि आपको अगर किसी का नाम वगैरह याद रखना, फोटो खींचिए। अब मेरे साथ हुआ था, मैं हंसा भी इस बात पे। आज से करीब 7-8 साल ज्यादा हो गए होंगे। तो महाशय जी, ये जो चानन देवी वाले हॉस्पिटल है, उन्होंने किसी काम के लिए बुलाया था मुझे, मैं गया था उनसे मिलने। तो आधा पौना घंटा बात होगी, फिर कहने लगा अच्छा मैं तुम्हारी फोटो ले लेता हूँ, तुम्हारा नंबर भी नोट कर लेता हूँ, नाम भी लिख लेता हूँ, सारी तुम्हारी क्वालिफिकेशन भी लिख लेता हूँ। तो उन्होंने मेरा एक फोटो लेके उसके साथ साथ सारा नोट कर दिया। अब उन्होंने अपने दिमाग पे जोर नहीं दिया कि ये कौन था क्या था, उसके मोबाइल स्मार्टफोन के अंदर उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन रख ली। तो स्मार्टफोन का यूज बढ़ाइए थोड़ा सा, उससे आपको अननेसेसरी हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है और वो आपकी मेमोरी में रहेगी। तो वो महाशय जी ने बड़ा अच्छा वो मेरे को सिखाया उस दिन कि कैसे उन्होंने यूज किया स्मार्टफोन को, और वो चीजें उन्होंने नोट कर दी मेरे बारे में। सबका ही करते होंगे, मुझे किसने बताया कि वो जो भी उनसे मिलने आता ना, वो सबका फोटो लेके उसमें नोट कर लेते हैं। तो महाशय जी तो अब नहीं है, पर उनका वो किस्सा मुझे याद है कि कैसे उन्होंने उसको यूज किया था। बाकी थोड़े से किस्से याद रहने चाहिए बुजुर्गों को, तभी तो बच्चों को सुनाएंगे वो पुरानी बातें। नहीं तो बच्चे क्या उनसे इंटरेक्ट करेंगे। और वक्त वैसे बदल गया है कि आजकल बच्चे आगे हमें सिखा जाते हैं, हम बच्चों को क्या सिखाएंगे। थैंक यू। बाकी डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे थे ना, जो आप कह रहे हैं, जो सेलेक्टिव मेमोरी से आशय यही था कि जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, खास तौर से कंप्यूटर से, टेलीविजन से और इस तरह के जो जगह से आते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। एक सीमा जी ने एक और प्रश्न लिखा है, डॉक्टर साहब आप उसके ऊपर थोड़ा सा प्रतिक्रिया दें। जी, मैंने नोट नहीं किया, क्या लिखा उन्होंने? उनका कहना था कि सोशल मीडिया इंटरेक्शन से भी जो है ये इस पर बेहतर हो सकता है व्यक्ति, मानसिक रूप से भी और नहीं, सोशल पार्किंसन मीडिया वगैरह। इंटरेक्शन तो जरूरी है मेरे हिसाब से, लेकिन उसको लिमिट में रखना चाहिए। और उसमें बहुत सारी वाहियात बातें भी आती हैं, उनसे भी बचना है। लेकिन सोशल मीडिया हमें सिखा भी बहुत कुछ देता है। अब वो बात वही है कि फिल्टर करने वाली बात है कि क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। सोशल मीडिया ने बहुत कुछ सिखाया है, कई चीजें हैं। अभी भी होता है कि जैसे कोई आपने दवाई पूछी मेरे से और मेरे को, मैं तो उसका यूजर नहीं हूँ, तो मैं फट से उसमें से देख के उसको इलेबरेट कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ फिर आगे। और इसी तरह कई चीजें होती हैं कि कोई इंफॉर्मेशन, अब मैं कविता भी लिखता हूँ तो कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसका अर्थ मुझे नहीं पता होता है, तो मैं फिर उसको
चेक करना पड़ता है, वो सोशल मीडिया से चेक हो जाता है कि हाँ भाई ये क्या उसका मतलब था, या क्या मैं कहीं गलत जगह तो नहीं प्रयोग कर रहा उस शब्द को। तो ये एक बड़ी रेंज है इसकी तो सोशल मीडिया की, लेकिन अच्छी चीज है। अब जैसे देखिए, यू कैनॉट स्टॉप इट, अब यू कैनॉट स्टॉप इट, तो उसको तो सही तरीके से ही आदमी यूज करे तो अच्छा रहेगा। सर भगत साहब, एक बात जी आपसे सहमति चाहूंगा, और आप बताएं अपने विचार। हमारा वी हैव टू माइंड्स। एक हमारी छोटी आते भी, गट इज आवर माइंड, और गट से माइंड का सीधा कनेक्शन है विगस नर्व से। और गट का, हमारा गट हेल्थ अगर खराब हो जाता है तो हमारे को फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है और मेंटल हेल्थ भी खराब होती है, क्योंकि गट बैक्टीरिया, गट बायोम, जिनकी संख्या 39 ट्रिलियंस है, वो हम सबके अंदर है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें प्रोबायोटिक्स के साथ अपने गट बायोम के हेल्थ को अगर ठीक रखेंगे तो ये जो मेंटल डिसऑर्डर हैं, डिमेंशिया, पार्किंसन, अल्जाइमर, even depression, this can go away. In my experience, I have felt in my life that I cured myself and cured many people through depression, naturally through the generation of gut biome properly in our gut. And old age will be better. Your memory will be better. Your skin health will be better. कोई जरूरत नहीं है कि ये छोड़े, ये ना करें। हम तो ऐसा बेस बना ले कि मेमोरी है तो है, मेमोरी रहेगी, कोई समस्या नहीं है। ये हमारे बायोम से जो हमारे हार्मोन्स जो बनते हैं, मेंटल हार्मोन्स, सोशल हार्मोन्स जितने भी हैं, ये सब जो है अगर हमारे में प्रॉपर रहें तो मैं समझता हूँ और आपकी सहमति चाहता हूँ कि इसके ऊपर क्या ठीक है या नहीं है ये बात। देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा कहूंगा कि जब से मैंने वर्मा जी को अश्योर किया है कि आप उस एज को क्रॉस कर गए हो कि आपको अल्जाइमर पार्किंसन नहीं होगा, तो ये इनका रिलैक्स कर गया है, प्रोफाइल जो है और इनकी सोच जो है एकदम रिलैक्स कर गई है। तो अब इधर उधर की बातें भी इन्होंने शुरू कर दी, नहीं तो अपने ही उसी सोच से, क्योंकि कहीं ना कहीं आसपास इनके अल्जाइमर्स और पार्किंसन के पेशेंट है जिसको देख के परेशान हो रहे थे। तो बात आपने बिल्कुल सही की कि दिमाग के आसपास जो घूम रहा होता है वो तंग करता है हमें, और वो हमें बोलने नहीं देता या अच्छा सोचने नहीं देता। बाकी आपने जो गट बैक्टीरिया की बात कही है, ये हमने खुद ही खराब किए हैं ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक से। हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर उसको कहते हैं फट से जुकाम ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो भी आपको 2 दवाइयां लिख देता है, एंटीबायोटिक लिख देता है। अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने परसों ऑर्डर इशू किया कि अगर आप एंटीबायोटिक लिख रहे हैं तो आप उसका कारण लिखिए क्यों दे रहे हैं। बहुत सही है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे कंसल्टेंट भी काबू में रहे, लेकिन पेशेंट एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो 2 दिन के अंदर ठीक हो जाए, 3 दिन के अंदर ठीक हो जाए, और उससे हम अपने गट के बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। और फिर जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया कि हम सप्लीमेंट बैक्टीरिया, जब आपके पास अंदर वैरायटी हजारों की है, आप सप्लीमेंट में 2 या 3 टाइप के उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपने जो बैलेंस था ना उसका पेट का, वो सब खराब कर देंगे। क्योंकि ये जितनी आई एम नॉट वैरायटी टॉकिंग नेचर ने ऑफ हमें दी व्हाट है, जितनी आई एम वैरायटी नॉट टॉकिंग। नेचर ने हमें दी है, हमको उसको डिस्ट्रॉय करने का हक नहीं था। ठीक है ना? तो आपने वो तो ये सर प्रोबायोटिक डॉक्टर वगैरह डॉक्टर एक कंपनी का, 2 कंपनी का, 10 बच्चे कंपनी का आप पैदा। ले लेंगे। तो ऐसा करें, सुनिए, अब मुझे लगता है कि हम लोग समाप्ति की ओर चलें, हमारा समय भी हो रहा है। जी लेकिन एक डॉक्टर साहब, एक गुजारिश करना चाहूंगा मैं, आपकी एक कविता जरूर होनी चाहिए, एक कविता, 2 कविता जो आपकी इच्छा हो वो आप सुनाएं। और तो लोगों को, वैसे भी ये जो बुजुर्गों का मतलब मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है कि आपकी जैसी मजेदार कविताएं कुछ लोग सुने। तो आप सुनाएं और उसके बाद पंत जी धन्यवाद देंगे। ये कविता तो एक तो मैंने आपको अभी भेजी है, कल भेजी है शायद, पंत जी को अच्छा। भेजी है आपने, क्योंकि मेरी जी आवाज इतनी अच्छी नहीं है इस तरह की कविता गाने के लिए। तो एक कविता मैंने अभी राम जी पे लिखी थी और उसको रिकॉर्ड करा के प्रॉपरली रिलीज की है। तो वो अरे मैं वाह। चाहूंगा कि आप लोग उसको सुने भी और आगे उसको इनकरेज भी करें। और उसको मैं थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ, अपने मोबाइल से ही सुना देता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी आवाज तो इतनी अच्छी है नहीं।
ठीक है ना। ये मैंने प्रॉपरली रिकॉर्ड की थी। अरे वाह, सारे शब्द जो है मेरे ही लिखे हुए, बोल जो है इंस्पिरेशन ऊपर से आती है। चलिए, ये अभी आधी हुई है, आप सुनिएगा इसको YouTube पे या मैं लिंक भेज दिया है। अब इसमें देखिए, ये बोल जो है अपने आप आए ऊपर से, हम लिखते रहे उनको। गाने वाला देखिए, मजेदार बात इस कविता में थी कि जो लड़की गा रही है ये मेरी स्टाफ नर्स है, बहुत प्यारी बच्ची है, और जो लड़का साथ में गा रहा है वो मेरा फार्मासिस्ट है, और लड़का था ये गढ़वाल का था। अब उसको मैंने उत्तरांचल की लुक देनी थी, तो साफा जो उसके सिर पे ऐसे बांधा कि वो बिहार का लग रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था इस कविता को रिकॉर्डिंग में कि हमें इन दोनों को इस्तेमाल किया हमने, और ये लड़की जो है कई गाने मेरे गा चुकी है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे गाने एंजॉय करिए, मेरे चैनल पे जाके यूट्यूब पे डॉक्टर डाल भगत दीजिए व्यूज सर इनको, करके। हाँ जी, यूट्यूब पे डाल यूट्यूब दीजिए पर इनको। है वर्मा जी, यूट्यूब पर है। यूट्यूब पे अच्छा है, अच्छा मेरे अच्छा। 12 गाने हो गए हैं अब। मैं भेज एक अरे दूंगा। क्या कृष्ण बात पे है। है, एक कृष्ण पे है, एक भोलेनाथ पे एक है। मिनट, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ, रिकॉर्डिंग मत कर दीजिए इसकी, क्योंकि ये जरा चर्चा। तो